वाले हैं वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में, और एलजीसी क्राइसिस और दुबई पॉवर्टी यस, और इकोनॉमिक क्रैश बहुत और सारी- न्यूक्लियर वॉर। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या करना है? आज हम फुल प्रिपेयर होकर आया हूँ, हमारे कुछ नोट्स लेकर आया हूँ। या तो चलो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑडियंस को और समझा तो भाइयों बहनों ये समझाएगा। हाँ, आज मैं समझाऊँ, पिछले वीडियो में इसने समझाया था। हाँ सो मेनली हम अगर वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में बात करें तो ये सब स्टार्ट हुआ दुबई के अटैक के ऊपर, जो एयरपोर्ट में हुआ था, ठीक है, उससे कुछ लगा नहीं। लेकिन अब हम बात करेंगे मेनली अमेरिका प्लस इजराइल ने 1000 टारगेट्स उनमें सक्सेसफुल थे और जब 30,000 कैजुअलिटीज। 30,000 लोग मर गए उसके अलावा। अब अमेरिका जब मरे फिर ईरान तो पीछे रहे नहीं। ईरान तो पीछे करती ही नहीं रहे, ईरान भी आगे बढ़े। लेकिन उसी चक्कर में अमेरिका का एक न्यूक्लियर वेपन जिसको हम BUFF कहते हैं, बिग फैट फेलो। नहीं बिग अभी फैट फेल, एक न्यूक्लियर वेपन है और जो ईरान में डाला जाएगा, ऐसा डरा के रखा है। हाँ अब ईरान में एक सिटी है तल अवीव एक सिटी है जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए अमेरिका और इजराइल के वॉर के, मतलब अटैक कर रहे थे वो। अमेरिका प्लस इजराइल अटैक्ड ईरान। अब ईरान पीछे नहीं हटी, ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को अटैक कर दिया उसने। अब रशिया ईरान के साथ मिक्स हो गई। रशिया की इंटेलिजेंस प्लस ईरान का ये सब ड्रोन्स ये सब सप्लाई करने के लिए बहुत यूज आते हैं। अब यहीं पर अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज में जाएं, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ये सब क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान की वॉर अफगानिस्तान के साथ चल रही है और चाइना प्लान कर रहा है वर्ल्ड वॉर 3 में एंटर कर देगा। ताइवान को उन्होंने पूरा सराउंड कर दिया। 26 वॉर प्लेन्स और 7 वॉर शिप्स की। लकीली हमारा प्यारा इंडिया आया नहीं है वो। तो अब इसी चीज को देखते हुए हाँ यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इट इज अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट नोबडी कैन कंट्रोल। मतलब ये मेनली यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 किस हर सिनारियो में होएगा। हाँ होएगा ही। लेकिन इसमें सिर्फ इकोनॉमिक पावरफुल कंट्री सर्वाइव कर पाएगी। हाँ जैसे कि इंडिया, चाइना, हाँ, जापान। अब यहीं पर रॉबर्ट पेन जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्सप्लेन करा कि ईरान की विनिंग स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। उन्होंने बताया हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। वो समझा ऑडियंस को। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन का मतलब है कि कंट्रीज में साइमल्टेनियसली अटैक करना, मतलब एक ही जगह नहीं, डिफरेंट एरियाज में स्प्रेड हो जाना और अटैक करना। फिर उससे कंट्रीज क्या यूएसए को नहीं ज्वाइन करेगी अगर ईरान बिना बात के उन लोगों को अटैक कर रहा है? मतलब उससे यूएसए को ज्वाइन नहीं करेगी कंट्रीज अगर ईरान उन्हें अटैक कर रहा है। ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। तो फिर इसलिए अगर ईरान अटैक कर रहा है तो वो लोग यूएस को ऑटोमेटिकली ज्वाइन करेंगे ना। लेकिन ये मेनली गलती अमेरिका से स्टार्ट हुई थी। याद है पहले अमेरिका और ईरान ने एक डील रखी थी हाँ। कि हम लोग पीछे हो जाएंगे, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। लेकिन फिर जब डोनाल्ड ट्रंप आया, ओबामा ने ये डील रखी थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप आया ये डील पूरी रिजेक्ट कर दी। अब ईरान कतई ही नहीं होना चाहती अमेरिका के साथ। अब जब हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन का प्रोग्रेस ये लोग करते हैं, इससे तीन इफेक्ट्स आते हैं: ज्योग्राफी, स्टॉक मार्केट और डोमेस्टिक पॉलिटिशियन। तो फिर यूएसए के एलाइज यूएसए को शिप करते हैं वेपन्स और वो सब और मनी, तो फिर उस और बजट शिप करते हैं। तो फिर उससे अगर उन कंट्रीज को मारेंगे तो फिर यूएसए में कम बजट आएगा और कम वेपन्स आएंगे और कम एलाइज आएंगे अगर वो लोग अपने खुद में ही लगे हुए। अब ज्योग्राफी मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो लोकेटेड है ईरान में, और ग्लोबली ऑयल वो सब 20% देता है, 20%। और ये लोकेटेड है ईरान के थोड़ा नीचे है, मतलब ईरान और ओमान के बीच में ये लाई करता है। और ये 20% ऑफ लिक्विड फाइनाइट नेचुरल गैस देता है। गैस/गैसोलीन एंड ऑयल। लेकिन
सिर्फ 10% ही था। 10%। इससे बहुत लॉस हुआ। इसी चीज को देखते ही IEA मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो 1974 में बनी थी आफ्टर द ऑयल क्राइसिस व्हिच अकर्ड 1973, उसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और IEA इंश्योर्स एंड हेल्प कंट्रीज, जिसकी ये इंश्योर करता है कि एनर्जी रिलायबल हो और अफोर्डेबल। तो फिर अगर उनके ईरान उन्हें ऑयल शिप कर रहा है, ऑयल दे रहा है, तो फिर यूएसए उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो फिर कंट्रीज विल टर्न अगेंस्ट द यूएस बिकॉज उन्हें पैसा का ज्यादा पड़ा है। अब it releases 400 million of oil, मतलब IEA के पास इतने सारे ऑयल हैं, they can supply oil। अब देखो अगर ये IEA ऑयल सप्लाई करे, अब इनके पास इतना भी ऑयल नहीं है, लेकिन मतलब पूरे कॉन्टिनेंट पूरे उसमें सप्लाई करे तो 18 से 20 डेज तक कर सकती है, मतलब इतना ज़्यादा। अब ईरान, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ईरान पीछे तो नहीं हटी जब अमेरिका ने अटैक करा। ईरान ने अटैक करा पोर्ट ऑफ फुजैरा इन यूएसए में। अब जो हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन है वो डिफरेंट कंट्रीज को भी इन्वॉल्व कर ही दिया। रशिया सप्लाई ड्रोन्स, शाहिद ड्रोन्स मेनली, वो इतने मजबूत होते हैं और वही आजकल अटैक कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल में। तो बेसिकली मैं पहले सुपर पावर्स 4 है, एक तो है सुपर पावर नंबर 4 पर इंडिया, फिर आता है चाइना, फिर आता है रशिया, फिर आता है यूएसए। तो फिर क्या करते हैं कि ईरान, तो बेसिकली यूएसए के अगेंस्ट तो चाइना और रशिया पहले से ही थे, और रशिया का बहुत बड़ा एलाई है इंडिया, तो फिर इंडिया शायद से रशिया को सपोर्ट करेगा और वो और मास होता है। पर वो इसराइल और यूएसए के भी एलाई है, तो फिर वो न्यूट्रल भी हो सकता है। पर मोस्ट लाइकली अगर आएगा वॉर में तो रशिया और चाइना को सपोर्ट करेगा, तो फिर उससे क्या आएगा कि इंडिया और चाइना का एलाईशिप बढ़ेगा। तो फिर ठीक है, दो बड़े सुपर पावर्स मिल गए, इसलिए रशिया और फिर यूएसए भी कोलैप्स हो जाएगा। से 3 सुपर पावर्स को तो हैंडल नहीं कर सकता यूएसए। फिर उसमें क्या आएगा, फिर यूएसए इकोनॉमिकल क्राइसिस में भी आएगा और एलाइड क्राइसिस में भी आएगा और मिलिट्री क्राइसिस में आएगा। और रशिया का इकोनॉमिक्स में रशिया उतना अच्छा नहीं है, इसलिए रशिया के मोस्ट ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज आर नॉट एलाइज ऑफ रशिया। तो फिर इससे बन जाएंगे मेन सुपर पावर्स इंडिया और चाइना। लेकिन अमेरिका अपनी मिलिट्री को कभी पीछे मत हटाओ। अमेरिका अटैक तीनों वे से कर सकती है, एयर वाटर विंड। पर इतना एयर पर वैसे उनका इतना बेवकूफ लीडर है हाँ। डोनाल्ड ट्रम्प। ये इसका कलर थोड़ा सा ऑरेंज है, बस थोड़ा सा, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प भी थोड़ा सा ऑरेंज है, तो फिर हाँ, तो फिर इसमें और डोनाल्ड ट्रम्प में डिफरेंस। और फिर एक और चीज, जोक्स असाइड, डोनाल्ड ट्रम्प, एक तो मैं देखी थी एक मीटिंग में एक सोल्जर ने डोनाल्ड ट्रम्प को बोला था इनकॉम्पिटेंट लीडर, और फिर डोनाल्ड ट्रम्प स्टोम्ड आउट ऑफ द मीटिंग रूम। तो फिर इतना इनकॉम्पिटेंट लीडर से कि हर चीज से डर जाता है, हर चीज से ऑफेंड हो जाता है यूएसए, तो फिर क्राइसिस में आ गया। इट्स लाइक हैविंग अ फरारी बट यू डोंट यूज इट। अब जब मैंने बताया कि अमेरिका तीनों वे से अटैक कर सकती है, ईरान यहाँ पर कहती है कि उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, उसके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, मतलब उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है। अब अमेरिका और इजराइल को सबसे पहले एनरिच्ड यूरेनियम को स्टील करना होगा, लेकिन इजराइल इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती। अब ये रिस्क तभी हटेगा जब वो स्टील कर लेंगे। अब यहाँ पर ट्रम्प के पास 2 डिफिकल्टीज फेस है, एक कट योर लॉसेस या इंक्रीज ऑफेंस। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है इस वॉर में कौन जीतेगा? ईरान जीतेगा। मैं समझाऊं क्यों? हाँ ठीक है, जो मैंने 3 सुपर पावर्स का किया था, ठीक है, वो है, ठीक है, इंडिया और चाइना। तो इंडिया का नंबर 4 लीडिंग है इकोनॉमिक्स में, और चाइना नंबर 2 लीडिंग है। तो हाँ, और रशिया का एवरेज
रशिया के पास 4th हाईएस्ट एवरेज IQ है या 5th हाईएस्ट, मेरे को नहीं पता, और चाइना के पास 1st हाईएस्ट IQ है। तो फिर उससे क्या होगा कि दोनों हाई IQ कंट्रीज है, उनके लीडर्स भी तो हाई IQ होंगे फिर, ठीक है। तो फिर उनके पास स्ट्रैटेजीज है, IQ है, और रशिया के पास न्यूक्स है ज़्यादा, और चाइना के पास ज़्यादा सब कुछ बेसिकली मेरे चाइना ही है एट दिस पॉइंट, ठीक है। और फिर ये, और इंडिया में क्या है कि इंडिया के पास बहुत सारे अच्छे एलाइज हैं, ठीक है, और इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, और इंडिया के पास बहुत सारा रीच है, ठीक है, ठीक है। और फिर उसमें क्या होगा कि सुपर पावर्स अमेरिका को सराउंड करेंगे, तो अमेरिका क्या करता है, इजराइल से मांगेगा। इजराइल तो बेसिकली क्या होता है, इजराइल वर्सेस ईरान हो जाएगा, और रशिया, चाइना, इंडिया वर्सेस USA हो जाएगा। तो फिर ईरान तो ज़्यादा पावरफुल है इजराइल से, तो फिर ईरान जीत गया वो वॉर, और 3 सुपर पावर ज़्यादा पावरफुल है अमेरिका से। और डोनाल्ड ट्रंप का इनकॉम्पिटेंस मैंने बता दिया था, ठीक है। और फिर और ये भी है कि जो जनता को ब्रेन रॉटेड बना दिया, जो लास्ट वीडियो में समझाया था, ब्रेन रॉटेड बना दिया, तो अब कुछ कर, और मिलिट्री में हेल्प नहीं करना चाहती जनता, स्ट्रैटेजी में हेल्प नहीं करना चाहती, क्या खेलेंगे, वीडियो गेम्स खेलेंगे जनता, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलेंगे, कॉल ऑफ ड्यूटी से हेल्प कर लेंगे। तो फिर अमेरिका ने अपने खुद को एक घटिया सा सिचुएशन में और डोनाल्ड ट्रंप के वजह से बेसिकली एक चीज था जिसमें बच्चों को, मेरे को उसका नाम नहीं यार, बच्चों को डोनेशंस मिलते थे, और पढ़ाई एजुकेशन में डोनेशंस होते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें साइन आउट कर दिया, तो फिर कंट्रीज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप और USA के अगेंस्ट है, और नेटो भी USA के थोड़ा अगेंस्ट है। तो फिर एक अपॉर्चुनिटी बन गया से, नेटो के ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज इंडिया के एलाइज है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप अगर और ऐसे करेगा चीज़ें और टैरिफ्स डालता रहेगा, तो फिर फिर इंडिया को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। और फिर एक और चीज़ है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ईरान के एलाइज है, और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज बहुत अमीर है। तो फिर उससे वेपन्स, मिलिट्री बजट वो सब हो चुका है, और इंडिया का पॉपुलेशन, तो इसलिए फिर इस एनालाइज से आपने क्या लग रहा है? बाकी मेरे हिसाब से तो ईरान सरवाइव कर सकती है, वॉर जीत सकती है 3 रीजन से। एक फायर पावर, एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, और एक रिजिलियंस। फायर पावर, अब मैंने बताया कि रशिया सप्लाई कर रही है ड्रोन्स किसको, ईरान को, और ईरान ने मोस्टली बहुत सारे ड्रोन्स अटैक कर चुके हैं अमेरिका को, बहुत सारे। तो उनके शाहिद ड्रोन यूजुअल ड्रोन से बहुत बड़े होते हैं और इफेक्टिव भी होते हैं। और ईरान के एलाइज भी, और ईरान के बाकी तीनों सुपर पावर एलाइज, तो हाँ वो भी मेंशन कर दो। अब है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जैसे इनने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मैंने बताया था, इनके पास बहुत सारा ऑयल है। अब इनने ऑयल सप्लाई बंद कर ली 2026 में 10%, है ना। अब ऐसे ऑयल के दाम ऊपर जा रहे हैं। अब अगर ये तब तक रहेगा जब तक अमेरिका विड्रॉल करेगा, मना नहीं करनी। अब है रेजिलियंस बाउंस बैक विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स, बाउंस बैक। अब जैसे मैंने बताया था कि अमेरिका ने जब पहले अटैक करा था ईरान के ऊपर, ईरान पीछे नहीं हटी, मिडिल ईस्ट में अटैक कर दिया, किसके थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू, और बाकी रशिया में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप यू एंजॉयड द वीडियो। यस, ओके, बाय गाइस। और बाकी हम वर्ल्ड वॉर 3 का पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है, ठीक है, ओके, बाय। बाय, आपसे आउटरो में कितना मिनट का वीडियो? 15।